Hello everyone, this is the chapter alternating current. So in this chapter we will revise all the concept from the perspective of board exam and the NEET और JEE. ठीक है, तो हमें ये बात याद रखनी है कि ये जो AC है, AC चैप्टर है, बहुत इजी है और कॉन्सेप्चुअली भी इजी है और मतलब एक तरीके से स्कोरिंग भी है. ठीक है, अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो बड़े आराम से आप क्वेश्चन कर लोगे. तो हम इसी को चैप्टर को मतलब अच्छे से समझेंगे. दूसरा, इसमें जो कैपेसिटिव सर्किट होते हैं, इंडक्टिव सर्किट होते हैं, रजिस्टिव सर्किट होते हैं, कैसे उनमें करंट कैलकुलेट होता है, कैसे उनके जो अगेंस्ट ईएमएफ ड्रॉप हो रहा है वो कैलकुलेट करते हैं, इम्पीडेंस कैसे निकालते हैं, पावर फैक्टर क्या होता है, ये सब हम इस चैप्टर की जो बारीकियां हैं वो डिटेल में जानेंगे. ठीक है, तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम कि इसकी डेफिनेशन और इसके जो बेसिक फॉर्मूले हैं, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू क्या होती है, दोनों में क्या फ़र्क है, किस तरीके से ये एक मतलब अपना कॉन्सेप्ट रखते हैं, तो हम वो समझेंगे. ठीक है, तो अपना जो चैप्टर है ये ऑल्टरनेटिंग करंट, इसमें सबसे पहले बात आती है कि भाई ऑल्टरनेटिंग करंट है क्या. अगर हम समझने की बात करें कि ऑल्टरनेटिंग करंट है क्या, याद रखना चाहिए हमें कि द करंट विच चेंज इट्स मैग्नीट्यूड विथ टाइम. ठीक है, और कंटिन्यूसली हो रहा है, यानी कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ. सो हुज मैग्नीट्यूड चेंज कंटिन्यूसली विथ टाइम इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट. ओके, सो एज इट चेंजेस विद द टाइम, सो जाहिर सी बात है वो टाइम का फंक्शन होगा. सो द इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट कैन बी रिटन लाइक आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. ओके, अच्छा, ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो एक दूसरे टाइप का करंट है. पहले टाइप का हम पढ़ चुके हैं डीसी डायरेक्ट करंट, जो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है. ठीक है, तो दोनों में एक छोटा सा फर्क होता है. आप देख लो कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट है वो ऐसे चेंज होगा. ठीक है, दिस इज द I एंड दिस इज द T. ठीक है, एंड दिस कर्व इज कॉल्ड साइनोसोडल कर्व. ये जो कर्व फॉलो कर रहा है ये साइनोसोडल कर्व है. वहीं हम डायरेक्ट करंट देखें तो डायरेक्ट करंट होता है अपना ये, तो यहाँ पे I और ये T. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि डायरेक्ट करंट जो है वो टाइम के साथ उसका जो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज चेंज विद द टाइम. नो, लाइक इस तरीके से ये चेंज हो रहा है. सो दिस इज अ टाइम डिपेंडेंट करंट, राइट. सो I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी इज द इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट. नाउ व्हाट इज आई नॉट? सो आई नॉट इज अ पीक वैल्यू और द मैक्सिमम वैल्यू. ओके, मैक्सिमम वैल्यू और द पीक वैल्यू. सो यू कैन सी दिस इज द पीक वैल्यू. ओके, आई नॉट. सो दिस वैल्यू आल्सो कॉल्ड द पीक वैल्यू और द मैक्सिमम वैल्यू. क्लियर है? तो ये अपना चेंज होता रहेगा ना अपनी पीक वैल्यू से, फिर डाउन होगा, फिर अप होगा, फिर इस तरीके से बढ़ता जाएगा. And omega is the angular frequency. This is the angular frequency, right? So omega can be written as like omega equal to 2 pi f. F is a frequency, the linear frequency of the frequency, simple frequency. Clear है? तो ये जो इक्वेशन है ना, ये वाली जो I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं. I इक्वल टू आई नॉट, ओमेगा इज अ 2 pi f, सो साइन 2 pi f t. ठीक है, एक इक्वेशन ये हो गई. एक ही बात है, कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है. दूसरी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आई नॉट साइन. अच्छा, एक चीज़ और, जैसे जो f होता है ना अपना, f जो होता है, f को हमने पढ़ा है कि f इक्वल टू होता है 1/t. ठीक है, 1/t. तो ओमेगा कैन बी डिफाइंड लाइक 2 pi over t. ठीक है, 2 pi over t. क्लियर है? तो हमने इसको क्या लिख दिया, ओमेगा. तो ओमेगा ये रहा 2 pi over t, टाइम पीरियड होगा ना यहाँ पे, टाइम पीरियड ये हो गया यहाँ पे, एंड ये हो गया अपना इंटू टी. ओके, एक इक्वेशन ये बन गई हमारी. तो ये दो तरह की इक्वेशन हम बड़े आराम से इसको लिख सकते हैं. मतलब डिपेंड करता है कि क्या रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन का, उस तरीके से. बट हमें याद रहना चाहिए कि ये कन्वर्जन हो सकता है. ठीक है, नाउ दो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम कि भाई एवरेज और द मीन वैल्यू ऑफ एसी क्या होती है, और इफेक्टिव वैल्यू और द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी क्या होती है. तो देखो, जो एवरेज वैल्यू है ना, दैट ऑलवेज कैलकुलेट फॉर द हाफ साइकिल. ठीक है, बिकॉज ये इस साइकिल के लिए कैलकुलेट होगी. ठीक है ना, हाफ साइकिल के लिए. और जो इफेक्टिव वैल्यू और द आरएमएस वैल्यू है, मीन वैल्यू हाफ साइकिल के लिए होगी और इफेक्टिव वैल्यू आरएमएस है वो फुल साइकिल के लिए, मतलब इसके लिए भी. ठीक है ना, समझ रहे हो आप? तो ये चीज़ है. अब एक चीज़ समझो कि जो मीन वैल्यू का फॉर्मूला है ना वो ये है,
आई एवरेज इक्वल टू 2I0/पाई। सो इसको जब कैलकुलेट करते तो हमें मिलता है 0.637 I0, ठीक है, यानी कि 0.637 I0 पीक वैल्यू का इतने टाइम। और अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो जो पीक वैल्यू होगी उसका 63.7%, ठीक है, वो हमें क्या देगा, वो हमें मीन वैल्यू देगा और द एवरेज वैल्यू देगा। तो जितनी पीक वैल्यू है, मान लो कि पीक वैल्यू है हमारी 100, ठीक है, 100 एम्पियर है करंट की, तो जो 63.7 है ना, वो उसकी एवरेज वैल्यू है, वो उसकी मीन वैल्यू है, ठीक है, कितना भी हो तो उसका वो कम है, ठीक है, थोड़ा सा, ये 63.7, तो ये मतलब है। तो एवरेज वैल्यू ये, तो हाफ साइकिल कैलकुलेट हो रही है, पहली चीज़ तो ये, और दूसरा 63.7 ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, दिस द मीन वैल्यू। दूसरा है अपना, अच्छा, फॉर कंप्लीट साइकिल मीन वैल्यू ऑफ AC 0, ये बात याद रखना है, MCQ वगैरह में पूछ लेगा। कंप्लीट साइकिल के लिए मीन वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। आगे अगर हम देखें यहाँ पे तो इफेक्टिव वैल्यू और दी RMS वैल्यू। अच्छा, एवरेज वैल्यू का देखो मतलब क्या होता है, जैसे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि वो जो स्टेडी करंट हमें एक अमाउंट ऑफ चार्ज जो फ्लो करा रहा है वही हमें यहाँ मिलता है, ठीक है, जो एवरेज वैल्यू है उसमें, तो उसके इक्वलेंट हम नापते हैं, ठीक है, तो उतनी वैल्यू पे अगर वो आ रहा है तो हम उसको एवरेज वैल्यू कह देते हैं कि इतने उस पर हमें स्टेडी करंट वाला जो फ्लो, जो अमाउंट ऑफ चार्ज है जो फ्लो कर रहा है वो मिलेगा हमें, ठीक है। दूसरा इफेक्टिव वैल्यू और द RMS वैल्यू ऑफ AC, ये क्या है भाई, ये है हमारा IRMS इक्वल टू I0/√2, ठीक है, I0/√2, एंड दिस कैलकुलेट फॉर कंप्लीट साइकिल। एंड जो इसकी फर्दर वैल्यू सॉल्व करके जो आती है वो आती है ये 0.707 I0। और अगर हम इसको परसेंटेज में देखें तो हम इसको देख सकते हैं कि 70.7% ऑफ पीक वैल्यू, मतलब उतने की 70.7 वैल्यू जो मिलेगी हमें, वो क्या होगी, वो हमारी RMS वैल्यू होगी। यानी कि अगर 100 एम्पियर मान लो टोटल पीक वैल्यू है, एक मान के चलते हैं, तो 70.7 जो उसमें क्या होगा वो हमारा RMS वैल्यू होगी। क्लियर है, तो ये चीज़ है, ये समझ लो आप, ठीक है। अब ये अगेन आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि इफेक्टिव वैल्यू को हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि भाई स्टेडी जो करंट है वो एक अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करेगा, ठीक है, वो क्या अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करेगा, तो सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट वो AC में कितने पे कर रहा है, AC में कितने पे कर रहा है, दैट इज द RMS वैल्यू। बात समझ में आ रही है, तो RMS वैल्यू क्या है कि स्टेडी करंट जो एक अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करता वो हमारे AC में कितना करेगा, तो दैट इज द RMS वैल्यू, द इफेक्टिव वैल्यू, ठीक है। इसको कैलकुलेशन I0/√2 ये होगा और एवरेज की 2I0/पाई। क्लियर है। सेम चीज अगर हमने ये सारी AC में देखी, अब सेम चीज बात करें हम ऑल्टरनेट EMF, तो ऑल्टरनेट EMF की जो इक्वेशन है वो अगेन कैन बी रिटन लाइक V = V0 sin ωt एंड cos ωt बिकॉज बोथ आर साइनसोइडल कर्व। एंड VRMS क्या होगा अपना, VRMS की बात करें हम तो सेम इसकी तरह V0/√2 दैट इज अगेन 0.707 V0, 70.7% ऑफ V0, जो अभी था I0 में वही हमारा V0 में हो जाएगा। V एवरेज की बात करें 2V0/पाई, अगेन वही चीज़ 63.7% ऑफ, ये आप ये यहाँ पे पॉइंट हटा दो, ये ऐसे पूरा, ठीक है, पॉइंट ये है, और इसको हम लिख सकते हैं 63.7% ऑफ V0। ये हमारा क्या मिला हमें, उसकी जो वैल्यू है इतने पे हमें वैल्यू मिलेगी, यानी कि टोटल अगर 100 वोल्ट है तो उसका इतना, ठीक है ना। सो ये है हमारे जो बेसिक चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए, ठीक है। हमारा जो कॉन्सेप्ट था एवरेज वैल्यू को लेके, हमारा जो कॉन्सेप्ट था RMS वैल्यू को लेके, वो क्लियर हो गया होगा। कुछ क्वेश्चन हमारे ये हैं जो I = I0 sin ωt एंड दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू लाइक दिस। तो ये एक बेसिक चीज़ थी जो हमने अभी कवर की। इसके बाद हम देखेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू, आज के लिए अभी इतना ही, थैंक यू।